5 लाख तक के एनुअल इनकम पर सिर्फ 25,000 तक की टैक्स बचत हो सकती है। लेकिन महंगाई और राइजिंग इन्फ्लेशन के समय में आखिर आम आदमी अपनी बचत बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे? एजुकेशन सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 75,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। लेकिन इतना बड़े अमाउंट भी प्राइवेट स्कूल्स की स्काई रॉकेटिंग फीस और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बढ़ते हुए कॉस्ट को कवर करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। मतलब यहाँ भी मिडिल क्लास को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वहीं फ्यूल प्राइसेस पर भी कोई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दिया गया है। पेट्रोल आज भी 100 रुपए लीटर और डीजल 90 रुपए लीटर के आसपास है। यह डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हर चीज के प्राइसेस पर और मिडिल क्लास को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को इस साल का बजट पेश किया, जहां एक तरफ नए टैक्स रिफॉर्म्स को अल्टीमेट रिलीफ का नाम दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास को ऐसा लग रहा है कि इस बार भी उनके हाथ बस ठेंगा ही लगा है। अब बात टैक्स रिलीफ की होती है तो ऐसा लगता है जैसे पॉकेट्स एकदम भारी हो जाएंगी, पर देखने को ये मिला कि टैक्स रेट्स को 5% से लेकर के 2% तक कम तो कर दिया गया। लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जैसे बड़े बड़े मॉल्स में डिस्काउंट्स वाली सेल लगी होती है, जहां डिस्काउंट्स बस दिखाने के लिए होते हैं पर एक्चुअल सेविंग्स बिल्कुल जीरो होती है। अब बात सेविंग्स की चली रही है तो आपको बता दूं कि अब आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में से भी भारत सरकार थोड़ा और हफ्ता वसूली करेगी। जी हाँ, उन्होंने इस बार एलटीसीजी और एसटीसीजी के टैक्स रेट्स भी बढ़ा दिए हैं, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में और चर्चा करेंगे। वहीं डेली एक्सपेंसेस को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बजट ने इस बार मिडिल क्लास को एक रियलिटी चेक ही दे दिया हो कि आप अपनी लाइफ खुद मैनेज करो, जैसा आप लोग अभी तक करते आए हो। अब बात करते हैं बजट के कुछ प्रो पॉइंट्स के बारे में। 1.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट किया गया है, जो नए नए जॉब्स क्रिएट करेगा और इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए टैक्स रेट्स 10% से 5% तक कम किए गए हैं, जो ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम और कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए 50,000 करोड़ का एडिशनल फंड एलोकेट किया गया है। साथ ही साथ हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 75,000 करोड़ एलोकेट किया गया है, जिसमें नए नए हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन और मेडिकल रिसर्च पर खर्चा इंक्लूडेड है। वहीं फार्मर्स के लिए 1 लाख करोड़ का सपोर्ट पैकेज दिया गया है, जिसमें मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का प्रबंध है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ने और ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने में मदद मिले। इसके अलावा ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स के लिए 20,000 करोड़ का बजट है, जो कि डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। साथ ही साथ पॉवर्टी रिडक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट और सीनियर सिटीजन्स के सपोर्ट के लिए 30,000 करोड़ का एक्सपेंडेड सोशल वेलफेयर स्कीम भी सरकार इस बार लेकर आई है। रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 लाख करोड़ का मेजर इन्वेस्टमेंट है। साथ ही साथ एमएसएमईज यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी 15,000 करोड़ के इनहैंस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज और फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे प्रावधान लाए गए हैं, जो कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे। ये सारे इनिशिएटिव्स एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाने के लिए लाए गए हैं, जो कि वेरियस सेक्टर्स को एड्रेस करके ओवरऑल नेशनल ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। तो अब बात करते हैं बजट के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। इस साल बजट में एलटीसीजी और एसटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के टैक्स रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में 1 लाख तक के गेन्स टैक्स फ्री थे, उसके ऊपर 10% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब वही 1 लाख तक के गेन्स के ऊपर आपको 15% तक का टैक्स देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। आसान शब्दों में समझे तो जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलता है उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जो कि हमारे केस में 8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये फ्यूचर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न हो सकता है। गवर्नमेंट डेट 120 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि फाइनेंशियल हेल्थ पर प्रेशर डाल सकता है। वहीं लिमिटेड इनकम ग्रुप्स को काफ़ी कम टैक्स रिलीफ मिली है, जो कि इनइक्वालिटी को एड्रेस करने में काफ़ी कमज़ोर पड़ता है। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम लगता है, कंसिडरिंग लास्ट पैंडेमिक, जिसमें हमने अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही खस्ता हालत में देखा। एजुकेशन सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ का फंड इनसफिशिएंट लगता है, कंसिडरिंग ग्रोइंग पॉपुलेशन और क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड, जो कि आजकल हर किसी की ही होती है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बजट एलोकेशन 40,000 करोड़ है, जो कि रूरल एरियाज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कम हो सकता है।
वहीं ग्रीन एनर्जी के लिए जो 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो भी कम लग रहा है कंसीडरिंग क्लाइमेट चेंज और उसके मेजर चैलेंजेस। इसके अलावा एमएसएमईज के लिए जो 15,000 करोड़ का पैकेज है वो भी बहुत कम है कंसीडरिंग उनके फेसिंग चैलेंजेस और कंपटीशन इन द मार्केट। नए जॉब्स क्रिएट होने के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% से कम ही नहीं हो रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। तो ये सारे पॉइंट्स फ्यूचर चैलेंजेस और रिस्क को हाईलाइट करते हैं जो कि एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आइए अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए टैक्स रेट्स 10% से 5% तक कम कर दिए गए हैं, जो 5 लाख तक की एनुअल इनकम पर ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम प्रोवाइड करते हैं। वहीं मल्टीपल टैक्स स्लैब्स को सिंप्लीफाई करके 3 स्लैब्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि 5%, 10% और 20%, जो टैक्स फाइलिंग को काफ़ी ईजी और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब्स में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में हायर टैक्स रेट्स हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का फ़ायदा मिलता है, जैसे कि 80C, 80D और HRA, जो आपकी टैक्सेबल इनकम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में ₹2.5 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं था। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक पर 5%, 5 लाख से 10 लाख तक पर 20% और 10 लाख से ज़्यादा पर 30% टैक्स लगता था। वहीं दूसरी तरफ न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा सिंप्लीफाइड है और लोअर टैक्स रेट्स ऑफर करता है, लेकिन ये डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को एलिमिनेट कर देता है। अब इस रिजीम के अंडर 2.5 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक पर 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक पर 10%, 7.5 से 10 लाख तक पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक पर 20%, 12.5 से 15 लाख तक पर 25% और 15 लाख से ज़्यादा पर 30% टैक्स है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, जो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। वहीं डिजिटल टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, जिसमें 10 करोड़ तक के बिजनेसेस के लिए ऑटोमेटिक असेसमेंट इंक्लूडेड है। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, जो उनके फाइनेंशियल बर्डन को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए लिमिटेड टैक्स रिलीफ है, क्योंकि 2.5 लाख से कम एनुअल इनकम वाले टैक्स पेयर्स पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। वहीं जो हायर इनकम ग्रुप वाले हैं उनके लिए कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ा दिया गया है, जो कि प्रोसेस को काफ़ी लंबा बना सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स 25% से लेकर के 22% तक कम कर दिया गया है, लेकिन कुछ सेक्टर जिनके लिए एग्जेम्पशंस क्रिटिकल है उन्हें अब हायर टैक्स लायबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। लग्जरी आइटम्स पर 28% से बढ़ाकर 30% टैक्स लगाया गया है, जो हाई एंड कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। वहीं वेल्थ टैक्स 5 करोड़ से ज़्यादा नेट वर्थ वाले इंडिविजुअल्स पर री इंट्रोड्यूस किया गया है, जो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए थोड़ा चैलेंजिंग बन सकता है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, यानी कि मिडिल क्लास को क्या मिला। दरअसल मिडिल क्लास के इस बजट को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैक्स रिलीफ से ही। तो जो मिडिल इनकम ग्रुप्स को टैक्स रिलीफ दिया गया है, यानी कि टैक्स रेट्स 10% से घटाकर 5% कम कर दिए गए हैं, ये एक बहुत छोटी सी रिलीफ है। 5 लाख तक के एनुअल इनकम पर सिर्फ 25,000 तक की टैक्स बचत हो सकती है, लेकिन महंगाई और राइजिंग इन्फ्लेशन के समय में आखिर आम आदमी अपनी बचत बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, यानी कि 25,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन, जो कि 20% टैक्स ब्रैकेट में सिर्फ 5,000 तक की मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट देता है। अब इतने छोटे से अमाउंट में कोई कैसे अपनी फाइनेंशियल बर्डन कम करेगा। एजुकेशन सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 75,000 करोड़ एलोकेट किया गया है, लेकिन इतना बड़े अमाउंट भी प्राइवेट स्कूल्स की स्काई रॉकेटिंग फीस और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बढ़ते हुए कॉस्ट को कवर करने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। मतलब यहाँ भी मिडिल क्लास को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट डिडक्शन 2 लाख पर ही रोक दिया गया है, कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया। घर के प्राइसेस और ईएमआई के बढ़ते अमाउंट्स को देखा जाए तो डिडक्शन बिल्कुल ही इनसफिशिएंट लगता है। आखिर मिडिल क्लास अपने सपने का घर खरीदे कैसे। वहीं फ्यूल प्राइसेस पर भी कोई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दिया गया है। पेट्रोल आज भी 100 रुपये लीटर और डीजल 90 रुपये लीटर के आसपास है। यह डायरेक्ट इंपैक्ट करता है हर चीज के प्राइसेस पर और मिडिल क्लास को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। टैक्स फ्री सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी कुछ खास नहीं किया गया है। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 7.1% है और एफडी का इंटरेस्ट रेट 6.5% के आसपास है। इनमें कोई मेजर रिलीफ या इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, जबकि इन्फ्लेशन के रेट्स इतने ज़्यादा हाई हैं। ग्रोसरीज, यूटिलिटीज और बेसिक सर्विसेज के हाई कॉस्ट को एड्रेस करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेजर्स नहीं लिए गए। डेली एक्सपेंसेस का बर्डन आखिर कैसे कम होगा। मिडिल क्लास को हर महीने बजट मैनेज करने में मुश्किल होती जा रही है।
वहीं जॉब क्रिएशन के लिए बस 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, जो कि काफ़ी नहीं है कंसीडरिंग द राइजिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 7.8%। सैलरी हाइक्स भी स्टैग्नेंट हैं, जबकि कॉस्ट ऑफ लिविंग कंटिन्यूअसली बढ़ती ही जा रही है। स्टेबल एम्प्लॉयमेंट और डिसेंट सैलरीज का सपना अब भी अधूरा ही है मिडिल क्लास के लिए। बजट 2024 मिडिल क्लास की असली जरूरतों को एड्रेस करने में फेल हुआ है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है और गवर्नमेंट से मिल रही है तो बस छोटी छोटी रिलीफ। आखिर ऐसे में मिडिल क्लास अपना सर्वाइवल कैसे कर पाएगी? मिडिल क्लास इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, लेकिन करंट बजट पॉलिसीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने उनकी स्ट्रगल्स को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया है। अब लिमिटेड टैक्स रिलीफ और हाई राइजिंग कॉस्ट ने उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बिल्कुल अफेक्ट कर रखा है। इसीलिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट कॉन्क्रीट स्टेप्स ले ताकि मिडिल क्लास को एक रियल बेनिफिट्स और सपोर्ट मिल सके। हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में इनएडिक्वेट फंडिंग ने मिडिल क्लास की प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्चे को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि मिडिल क्लास को एक अफोर्डेबल और बेहतर सर्विसेज मिल सके। हाउसिंग लोन बेनिफिट्स और सेविंग ऑप्शंस में भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं देखा गया है। घर खरीदने का सपना और फ्यूचर के लिए बचत करना दोनों ही चैलेंजिंग बन गए हैं। गवर्नमेंट को इन एरियाज में सब्सटैंशियल रिलीफ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि मिडिल क्लास भी अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सके। एम्प्लॉयज और जॉब क्रिएशन के इशू को भी एड्रेस करना काफ़ी जरूरी है। जॉब क्रिएशन के लिए सब्सटैंशियल फंड्स एलोकेट करना और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए सैलरी हाइक्स को इंश्योर करना बहुत ही क्रूशियल है। ये स्टेप सिर्फ मिडिल क्लास को एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट देंगे। आखिर में बजट पॉलिसीज को ऐसे डिजाइन करना होगा जो कि मिडिल क्लास की असली जरूरतों को एड्रेस करे और उनके फाइनेंशियल बर्डन को कम करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मिडिल क्लास की स्ट्रगल्स बढ़ती ही रहेंगी और इकोनॉमी का बैलेंस बिगड़ सकता है।